हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का करेंगे, यानी मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है। कल हम लोगों ने समझा कि एचआरएम क्या होता है, उसका मीनिंग समझा। फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीड क्या होती है, उसका एडवांटेज क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये सब हमने एनालिसिस किया। आफ्टर इट आज हम लोग जो एनालिसिस करेंगे कि एचआरएम कैसे किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए एचआरएम की प्रोसेस क्या होती है, इसको समझने के लिए हमको कैसे, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे किसी भी काम को हम लोग करते हैं तो उसका सिस्टम होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है। जैसे सपोज़ करो कि आप लोग कोई भी साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने की एक प्रोसेस है कि पहले आप हैंडल पकड़ेंगे, फिर आप लोग जो है थोड़ा सा उसको पुश करेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे, बैठने के बाद फिर पैडल चलाएंगे, बैलेंस को मेंटेन करेंगे। आफ्टर इट फिर वो साइकिल आपकी लगातार चलती रहेगी। रोकनी है तो ब्रेक लगाएंगे, फिर पैर नीचे करेंगे और फिर उतर जाएंगे। ये प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले ब्रेक मार दें फिर आप लोग इस साइकिल को चलाना शुरू करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग जो होती है उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका भी एक तरीका होता है। वह तरीका कैसे काम करता है, कैसे हम लोग करते हैं, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपसे। जैसे कह रहा है कि सबसे पहले हमको करना होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान, यानी मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य है कि हम एचआरपी क्यों कर रहे हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने एचआरपी किया है तो एचआरपी हम क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लानिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो वाई मैंने लिखा, वाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका पता लगाएंगे। तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मानव नियोजन का जो ऑब्जेक्ट होता है संसाधन नियोजन का, सही व्यक्ति को चयन करके सही समय पर, सही स्थान पर और सही मात्रा में लगाना, और संगठन में मानव संसाधन का एक आदर्श आकृति का निर्माण करना है। और मैं समझता हूँ कि मानव संसाधन की आवश्यकता भविष्य में कितनी पड़ेगी, इसका निर्धारण करना, जिससे भविष्य में अच्छा हमें रिटर्न मिल सके, अच्छे मानव संसाधन हमें मिल सकें, इसको एनालिसिस करने के लिए ही ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग सबसे पहले करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम यह तय करेंगे कि हमें कितने की ज़रूरत है। और ये प्लानिंग से रिलेटेड पहला ही पॉइंट होता है जिसमें हम लोग ये एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका जनरल ऑब्जेक्ट क्या है, बाज़ार का सिचुएशन क्या है, उत्पादन का क्या लक्ष्य चल रहा है, कैपिटल की प्लानिंग क्या है, कैपिटल फाइनेंस की प्लानिंग क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग क्या चल रही है, और ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। तो यह सब जो है स्पष्ट व्याख्या, यानी उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या ही नियोजन का आधार मानी जाती है। क्लियर होना चाहिए। इसको मैं ये कहूँ कि अगर जो है कि हम लोग सबसे पहले संस्था के उद्देश्य या नीतियों का विश्लेषण करें तो ये जो है वही बात होगी कि ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है तय कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि सामरिक उद्देश्य और परिचालन उद्देश्य, स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑपरेशनल गोल्स, अगर दोनों का ही हम लोगों को सबसे पहले निर्धारण करना चाहिए कि क्या हम जो है स्ट्रेटेजी गोल करेंगे और क्या हम लोग पर ऑपरेशन, यानी क्या हमारी जो है सोच है और कैसे उसको हम लोग लेकर चलेंगे। इन दोनों बातों का सोचना ही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कहलाता है। जब हम ये काम कर लेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि हमको ये करना है, तो उसके करने के बाद फिर हम लोग दूसरा स्टेप जो उठाएंगे, वो दूसरा स्टेप हमको लेना है कि करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री, हम वर्तमान मानव संसाधन की जो सूची है उसका हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे। यानी कि हमारी कंपनी के अंदर कौन 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 लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी हमको होनी चाहिए। यानी इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो वर्तमान में मानव संसाधन की सूची का जो डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं वो बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरे चरण में हमको यही करना चाहिए कि वर्तमान में हमारी मानव संसाधन की कंपनी में क्या स्थिति है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए मैंने सामने लिख रखा है आपका। इसके लिए हमको सबसे पहले स्किल इन्वेंट्री, कौशल सूची हमको तैयार करनी चाहिए। कौशल सूची का मतलब कि हमारे यहाँ लेबर जो है कितनी स्किल्सफुल है, कितनी अनस्किलफुल है, यानी कितनी सीखी हुई है, कितनी
कुशल है काम में, कितनी कुशल नहीं है। उसका पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत सूचनाएं, जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, शिक्षा से संबंधित कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, नियुक्ति की सूचनाएं, कब तक नियुक्त है, कितने कौन से पद पर है। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, उसका निष्पादन एवं संभावना, यानी कि वो बढ़िया काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी। पोटेंशियल की उसका आगे फ्यूचर क्या है, संभावना क्या है कि वो आगे ऐसे ही काम करता रहेगा या जो है अपनी कैपेसिटी को डाउन कर देगा। कैरियर गोल्स, ठीक है ना, करियर का गोल क्या है कि जो है उसका उसके बारे में उसका क्या सोच है कि वो जो है आगे कंपनी में पैसा ज़्यादा चाहता है या पद चाहता है। इन सब बातों पर विचार जो करना होता है उसी को हम लोग कहते हैं करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री, वर्तमान मानव संसाधन की सूची का तैयार करना। क्योंकि हम जानते ही हैं, क्योंकि जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जैसे प्रबंधकीय, मैनेजेरियल, टेक्निकल, तकनीकी, लिपिकीय, क्लरिकल, पेशेवर, प्रोफेशनल, उद्यमी, यानी इसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल, और टेक्निकल, है ना, हाथ के दस्तकारी। ये जो कर्मचारी हैं ये योग्यता के आधार पर ही जो है अपॉइंट किए जाते हैं इनकी इन पर। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने पहले पढ़ा था पहली क्लास में कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हम लोग ये सब जानकारी जुटाते हैं, और इन सब का ध्यान रखकर ही हम भविष्य की योग्यताओं का निर्धारण करते हैं। क्योंकि अगर हम ये पता नहीं रख पाएंगे, हम इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रखेंगे, तो हम फ्यूचर में जो मानव संसाधन का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, हम मानव संसाधन की प्लानिंग जो करने जा रहे हैं, उसकी योग्यता का हम डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें ये सेकंड पॉइंट यानी सेकंड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जब पहला काम यानी हम ऑब्जेक्ट को पूरा कर लेते हैं, दूसरा प्रोसेस हम करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री को फॉलो कर लेते हैं, तो तीसरा स्टेप इसके बाद फिर हम लोग उठाते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान। हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कितने की आवश्यकता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मानव संसाधन प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर भविष्य में काम करने वाले का अनुमान लगाना, अर्थात आने वाले जो भी वर्ष होते हैं उसमें कितने और किस योग्यता वाले मानव संसाधन की जरूरत होगी, उसका निर्धारण करना ही मांग का पूर्वानुमान होता है। नॉर्मली जो इस प्रक्रिया में क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे रिटायरमेंट, ठीक है ना, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का मतलब सेवानिवृत्ति, और छटनी होती है, टर्मिनेशन होता है, यानी उसको बर्खास्त कर दिया किस कर्मचारी को, सेपरेशन, काम से अलग हटा दिया गया, किसने त्यागपत्र दे दिया, किसका प्रमोशन होकर चला गया, किसका जो है ट्रांसफ़र हो गया, कौन छुट्टी पर चला गया। ये सब बातों पे बहुत गंभीरता से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही कुल कर्मचारी की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। कितनी सीट खाली हो गई हैं, कितनी सीट खाली नहीं हुई हैं, इन सब आवश्यकताओं का निर्धारण करना ही मांग का पूर्वानुमान होता है। और साथ में कभी कभी जो है एम्प्लॉयमेंट रेट्स, रोजगार की प्रवृत्ति क्या चल रही हैं, और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या चल रहा है, एब्सेंटी रेट क्या चल रही है कि एब्सेंट कितना रहता है एम्प्लॉयज़, और वर्क स्टडी की एक एम्प्लॉय लगभग कितना काम कर लेता है। इस पर जो है पहले से ही अनुमान लगाना वो मांग का पूर्वानुमान कहलाता है। क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमें 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद या 4 साल के बाद हमें कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग हमें चाहिए। तो उसका प्रॉपर तरीके से हम लोग जब तक पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग जो है किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेप आपके साथ ये हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, सेकंड प्रोसेस, उसके बाद करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंट्री करना चाहिए, तीसरा डिमांड फॉरकास्टिंग, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड को एनालिसिस करना चाहिए। अब ये तय करने के बाद कि हम लोगों को कितने आदमी की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है, तो हम लोग ये तय करेंगे कि सप्लाई फॉरकास्टिंग, कि हम लोगों को इनकी अब अरेंजमेंट कैसे करना है, इनकी पूर्ति कैसे करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई फॉरकास्टिंग। सप्लाई फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि पूर्वानुमान, पूर्ति पूर्वानुमान, कि हम लोग जो अरेंजमेंट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, इंटरनल सोर्सेज से करेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज से करेंगे।
हम कंपनी के अंदर से जो पहले ही एम्प्लॉयज़ हैं उससे ही काम चला लेंगे या बाहर से हमें लाने पड़ेंगे। तो इसका सप्लाई का यानी जितने की हमें ज़रूरत है उसके लिए हम कहाँ से तैयारी करेंगे, इसका अनुमान लगाना ही पूर्ति पूर्वानुमान कहता है। क्योंकि अगर हमें यह तय नहीं कर पाए कि हम लोग कहाँ से लेंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि प्रमोशन जब होता है या ट्रांसफ़र जब होता है तो वो इंटरनल सोर्सेज कहे जाते हैं, है ना। और आसानी से हमें मिल जाते हैं जब कंपनी के अंदर से इंटरनल सोर्सेज से हम लोग लेना चाहते हैं। तो लेकिन जब तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नया नया जो है स्किल्स आ रही हैं, टेक्निक आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको एक्सटर्नल सोर्सेज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, समझे नहीं। तो हमको देखना पड़ सकता है कि हमको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसका एक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए। और चार्ट तैयार करके ही हमको देखना चाहिए कौन सी पोस्ट पर इंटरनल सोर्सेज से काम चल सकता है, कौन सी पोस्ट से एक्सटर्नल सोर्सेज से काम चल सकता है। ऐसी बातों का एनालिसिस करना ही सप्लाई फोरकास्टिंग कहलाता है। यानी ये प्रोसेस जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग के बाद आती है, सप्लाई फोरकास्टिंग। यानी कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि पहला हमको क्या करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है कि हम लोग क्यों HRP को फॉलो करने जा रहे हैं। जब यह प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो फिर हमको करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वेंटरी देखना है कि वर्तमान में मानव संसाधन की सूची यानी वर्तमान में मानव कितना है हमारे पास। तीसरा, हमें मांग का पूर्वानुमान लगाना है कि आने वाले समय में हमें कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी। और उसके बाद मांग के अनुरूप हमें देखना है कि सप्लाई फोरकास्टिंग यानी उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से। इन सारी बातों का एनालिसिस करना पड़ता है। आफ्टर इट जब ये स्टेप पूरा हो जाता है तो हम लोग अगले स्टेप पर जाते हैं। जो स्टेप आपके सामने है वो 5वां स्टेप है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। कुल मानव संसाधन का अनुमान लगाना। कुल मानव संसाधन का अनुमान लगाने का मतलब हो गया कि अभी हमने इससे पहले अनुमान लगाया कि हमको ज़रूरत है डिमांड यानी मांग पूर्वानुमान का अनुमान लगाया। डिमांड के बाद फिर हमने देखा कि हमको सप्लाई फोरकास्टिंग कहाँ कहाँ से हमको पूर्ति करनी है। हमको पता चला कि हमको आदमी चाहिए 40, ठीक है। 40 का रिक्वायरमेंट अगले साल जो हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए वो 40 एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 40 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो 40 एम्प्लॉयज़ से हमारा काम चल पाएगा। 40 एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमने सप्लाई में देखा तो हमें पता चला कि सप्लाई जो है दो तरीके से कर सकते हैं। यानी दो तरीके से हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज से या एक्सटर्नल सोर्सेज से। अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो इंटरनल सोर्सेज से हम लोग जो पूरा करते हैं तो वो फर्म के अंदर से ही हो जाता है। तो हम लोग 40 में से हमने तय कर लिया कि 10 हमारे जो है कर्मचारी इसी कंपनी में मिल जाएंगे। तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बाहर से मंगाने पड़ेंगे 30। हमें जो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, हमें जो भर्ती करना पड़ेगा वो 30 पीपल्स का करना पड़ेगा, 30 लोगों का करना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्सेज, कुल मानव संसाधन का अनुमान लगाना। क्लियर है। हाँ, यानी पहले डिमांड, हमने पहले डिमांड को एनालिसिस किया था कितने लोगों की आवश्यकता है, फिर सप्लाई को एनालिसिस किया, फिर डिमांड में से सप्लाई लेस कर दीजिए तो नेट नेट हमें कितने मेंबर चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग द नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। आफ्टर इट जब हमारे पास ये तय हो जाता है कि 30 लोगों की ज़रूरत है, यानी हमने तय कर लिया कि नेट हमें इतने लोग चाहिएगा, तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि हम उसको एक्शन दे दें, यानी हम लोग उस पर कार्रवाई शुरू कर दें। 30 लोगों का अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 40 की ज़रूरत थी, 10 हमारे मिल गए, 30 की हमें लेनी है। तो 30 का अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्यों करना है, इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया जाए। इसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग एक्शन प्लान। कार्य योजनाओं का निर्माण कर दिया जाए। कार्य योजना का निर्माण का मतलब हो गया कि हम लोग यह तय करना शुरू कर दें कि कहाँ से हमें लेने हैं, कैसे हमें जो है इनको पूरा करना है। उसको हम लोग कहते हैं कार्य योजना का निर्माण करना। यानी कहने का मतलब हो गया कि भर्ती करना, रिक्रूटमेंट करना, या उनको री एम्प्लॉयमेंट करना, या
एक शब्द इसके अंदर बड़ा अच्छा आएगा आप लोगों के लिए, रिड्यूडेंसी। रिड्यूडेंसी, रिड्यूडेंसी का मतलब क्या होता है? रिड्यूडेंसी यानी आधिक्य निवारण योजना। रिड्यूडेंसी प्लानिंग का मतलब, देखिए ड्यूडेंसी से बना है रिड्यूडेंसी, यानी इसको हम लोग कहते हैं पुनः आधिक्य निवारण योजना। आधिक्य निवारण योजना का मतलब हो गया कि हमें पहले से ही पता चल रहा है कि हमारे कर्मचारी ज़्यादा हैं, हमें ज़रूरत तो कंपनी में 30 लोगों की है, हमारे पास पहले से ही एक्सेस हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि जो ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें हम लोग ले ऑफ कर देंगे, यानी काम बंद कर देंगे, उन्हें वीआरएस दिला देंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उन्हें हम स्वैच्छिक छुट्टी दे देंगे, उनकी रिटायरमेंट कर देंगे, रिट्रीचमेंट छटनी कर देंगे उनकी। यानी रिड्यूडेंसी का मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ज़्यादा हैं उन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हम वहाँ से हटा देंगे। हटाने के लिए ले ऑफ करेंगे, वीआरएस करेंगे, रिट्रीचमेंट करेंगे। आई बात समझ नहीं आई? हाँ, यह जो है री एम्प्लॉयमेंट प्लान, पुनः नियोजन योजना। पुनः नियोजन का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज़ को हम लोग जो है जब प्रमोशन के तहत या वहीं पर जो पहले से ही हमारे पास एग्जाइटिंग कर्मचारी हैं उन्हीं से हम लोग काम करके प्रमोशन करा के ट्रांसफ़र करा के काम कर लेते, तो उसको हम बोलते हैं री एम्प्लॉयमेंट प्लान, पुनर्नियोजन योजना। ओके, हाँ, ट्रेनिंग देकर या जो है रिटेंशन प्लान लाकर। रिटेंशन प्लान का मतलब हो गया, एक रिटेंशन प्लान बड़ा अच्छा शब्द है, इसके अंदर मैं लिखना भूल गया हूँ। रिटेंशन प्लान का मतलब होता है प्रतिधारण योजना। ठीक है, प्रतिधारण योजना का मतलब हो गया कि हम संस्था में यह तय करें कि जो अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छा पारिश्रमिक दें, अनुपस्थित न होने वाले को, यानी जो एब्सेंट रह रहा है, जो एब्सेंट नहीं हो रहा है उसको हम लोग मोटिवेट करें, है नी। कुल मिला के रिटेन का मतलब हो गया कि अच्छे कर्मचारी को रोकना, रिटेंड प्लान, प्रतिधारण योजना। तो वो भी जो है किसके अंदर आता है? डेवलपिंग एक्शन प्लान के अंदर आता है। एक्शन प्लान का मतलब हो गया कि जो हम लोगों ने ये नेट रिक्वायरमेंट की बात की थी, तो नेट रिक्वायरमेंट पे हम एक्शन फॉलो कर देते हैं कि तुरंत हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जो ज़्यादा है उसे कम करने की कोशिश करने लगते हैं, अगर कम है तो उसको हम लोग री एम्प्लॉयमेंट प्लान के तहत या रिटेंशन प्लान के तहत हम उसको जो है अपने कर्मचारियों से काम लेना शुरू कर देते हैं। जब यह प्रोसेस भी पूरी हो जाती है, यह प्रोसेस भी हम लोग पूरी कर लेते हैं, तो फिर हम अगली प्रोसेस में चलते हैं। अगली प्रोसेस जो होती है हमारे पास, वह प्रोसेस है एम्प्लॉयमेंट प्लान, नियोजन उद्देश्य। यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्लान का मतलब हो गया कि पदों का हमने क्रिएशन कर लिया, यहाँ पे पद हमने बना लिए कि हमें कितने पद है। अब हमें सही व्यक्ति का चयन करके सही मात्रा में उसकी योजना बनानी चाहिए। ठीक है ना, ये भी हमने तय कर लिया कि आंतरिक स्रोतों से लेंगे या बाह्य स्रोतों से उसकी नियुक्ति करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अब उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए किसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, क्या क्राइटेरिया हमारे पास होगा, तो वो जो क्राइटेरिया हम लोग तय करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्लान। जैसे हमने ये तय कर लिया कि भाई हमारे यहाँ जो है 10 पद खाली हैं, ठीक है, 10 पद तय करने के बाद हमें 10 पदों पे अच्छे मेंबर्स चाहिए, हमें कौन सी योग्यता वाले चाहिए ये भी हमने तय कर लिया है। ये सब हमने जो है पीछे के जो प्रोसेस थी उसमें कर लिया था। अब हमको क्या करना है कि ये जो सिलेक्शन हमको करना है, वो सिलेक्शन जो है वो कैसे किया जाएगा, यानी कि रिक्रूटमेंट करते समय, सिलेक्शन करते समय हमारे क्या वैधानिक नियम होंगे, क्या हमारे गवर्नमेंट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, या कंपनी के अकॉर्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट बाय स्टैंडर्ड क्रिएट, हम एक पैमाना बना देंगे, एक स्केल बना देंगे, योग्यता का परिमाप बना देंगे कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे हमें चाहिए तो हमने कह दिया भी ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए, ग्रेजुएशन में भी क्या करा हुआ होना चाहिए? बीकॉम करा हुआ होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया मिनिमम। सिलेक्शन टेक्स्ट, फिर हम लोग उसका चयन जांच करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे उसका, कि चलिए भाई आपका एक टेस्ट होगा, रिटिन टेस्ट होगा, रिटिन टेस्ट हम लोग करते हैं। रिटिन टेस्ट में उसके जो हमने 100 क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन उससे करवा के देखे, तो ये सिलेक्शन टेस्ट होगा। उसके बाद प्रोफिशेंसी टेस्ट करेंगे हम लोग। प्रोफिशेंसी टेस्ट का मतलब होता है
कि उसकी योग्यता का हम लोग मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उसकी योग्यता का मूल्यांकन करेंगे, यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब हो गया कि वह कितना दक्ष है। यहाँ तो हमने उसकी नॉलेज को चेक किया, अब वो प्रैक्टिकली उस नॉलेज को कितना अप्लाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एम्प्लॉयमेंट प्लान के अंदर हमारे पास ये बातें आती हैं। आफ्टर इट जब हम लोग अगली प्रोसेस में चलते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। यानी कि जब हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया तो सिलेक्शन करने के बाद हम उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, यानी उसको अकॉर्डिंग टू पद, अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसको हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, उसका डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब लास्ट की प्रोसेस में क्या आएगा कि जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि उसे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो टेक्निक से काम चलता है, जो प्रोडक्शंस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से तरीके से करते हैं, उसे हम लोग सिखाना शुरू कर देंगे, जिस काम को भी उसे दिया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति कैसे करी जाएगी उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है, मनोवृत्ति या सुरक्षा का प्रशिक्षण कैसे सुरक्षा करने का प्रशिक्षण उसे दिया जा सकता है, समझे नहीं, पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ये सब उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग किस माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी जो है इसी के अंदर आएगा। जैसे ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, कार्य पर रहकर प्रशिक्षण सिखाया जाता है, उसे पहले मशीन पर ले जाया जाएगा फिर सिखाया जाएगा, उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंटर्नशिप के द्वारा दिया जा सकता है उसे। इंटर्नशिप का मतलब हो गया कि उसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पर काम करके जब सीखेगा वो, या उसे जो है लेक्चर दिया जाए, कॉन्फ्रेंस कराई जाए, या केस स्टडी कराई जाए, या कोई ऑपरेशनल वर्क कराया जाए, इसके थ्रू भी वो जो है काम को सीख सकता है, कर सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यह जो है इस प्रकार से HRP की 7 प्रक्रियाओं में, या सॉरी जितनी प्रक्रिया हैं 8 या 9 प्रक्रिया हैं, यह इस प्रक्रिया से करके हम HRP को, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। HRP यह स्टेप को उठाकर, इन प्रोसेस को कर इन सारी स्टेप से गुजर कर एक परफेक्शन पूरा हो जाता है। HRP बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एक परफेक्ट जो है HRP माना जाता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा। पहला पॉइंट आप लोगों ने शायद ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने, पहले हम लोग तय करते हैं कि हमें HRP ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे वर्तमान में मानव संसाधन में कितनी सूची है, फिर हम लोग ये तय करते हैं कि डिमांड फॉरकास्टिंग कितनी आवश्यकता है, फिर हम लोग सप्लाई को तय करते हैं, फिर हम लोग नेट कितने लोगों की आवश्यकता है, 5वां नेट पॉइंट होता है, नेट कुल कितने मानव की आवश्यकता है। फिर हम लोग जो है उसके लिए ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, यानी उसका जो है एक्शन प्लान कर देते हैं हम लोग। एक्शन प्लान के बाद फिर हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट प्लान शुरू करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट प्लान के बाद फिर हम उसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह जो प्रोसेस है आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। और प्रोसेस अगर ये 4 नंबर में आता है तो आप लोग बिल्कुल इसी स्टेप बाई ऐसी ही लिखेंगे, यानी 4 में आए, 5 में आए, 2 में आए, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। बहरहाल आज आपसे विदा लेते हैं, और आपका दिन शुभ हो, भविष्य आपका उज्जवल हो। धन्यवाद।